नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति धीमा हो गई। इस चैप्टर में हम भारत में अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ इसी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। तो देखो यार, यहाँ पर एक शब्द है आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया होता क्या है? तो वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अगर तुम इसे आसान भाषा में समझना चाहो तो वो सभी काम जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब देखो यार, कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को परिभाषा अलग अलग तरीकों से दिया है। जैसे कि आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। और ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अब देखो यार, जो भारत की अर्थव्यवस्था संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इसे हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र को। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सारे व्यवसाय आते हैं। अगर तुम इसे आसान भाषा में समझो तो खेती करके, मछली पालन करके, पशुपालन करके, जंगलों से लकड़ियाँ इत्यादि को बेचकर इन सब से पैसा कमाना ही प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो अब हम समझते हैं द्वितीयक क्षेत्र को। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग, निर्माण और गैस एवं बिजली का काम होता है। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो उद्योग का मतलब है कि किसी भी चीज़ की फैक्ट्री लगाना, चाहे वह गांव लेवल पर हो, जिला लेवल पर हो, देश लेवल पर हो या विदेश लेवल पर हो। और निर्माण का मतलब है कि सड़क निर्माण, पुल निर्माण, मंदिर निर्माण इत्यादि। और गैस एवं बिजली का उत्पादन करना, ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तो अब हम समझते हैं तृतीयक क्षेत्र को। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, हॉस्पिटल, स्कूल, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इत्यादि आते हैं। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के कामों को सहायता प्रदान करती है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब हम इन तीनों क्षेत्रों के योगदान को एक तालिका के द्वारा समझ लेते हैं। आज़ादी से पहले 1901 ईस्वी में क्या योगदान था, आज़ादी के बाद 1947 ईस्वी में क्या योगदान था और 2007 ईस्वी में क्या योगदान था। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका योगदान 1901 ईस्वी में 63.6% था और 1947 ईस्वी में 58.7% था, जबकि ये 2007 ईस्वी में बहुत ज़्यादा घटकर 22.0% हो गया। तो देखो यार, तुम इस आंकड़े से भी पता लगा सकते हो कि हमारे देश में खेती पहले के मुकाबले बहुत ही कम हो रही है, जिसके कारण खाने पीने की चीज़ें महंगी होती जा रही है। और जो द्वितीयक क्षेत्र है इसका योगदान 1901 ईस्वी में 12.7% था और 1947 ईस्वी में 14.3% था, लेकिन ये संख्या बढ़कर 2007 ईस्वी तक 22.0% हो गया। तो देखो यार, तुम इससे समझ सकते हो कि हमारे देश में पहले के मुकाबले गैस, बिजली, उद्योग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। और जो तृतीयक क्षेत्र है इसका योगदान 1901 ईस्वी में 23.7% था और 1947 ईस्वी में 27.0% था, लेकिन ये संख्या बढ़कर 2007 ईस्वी तक 56.0% हो गया। तो देखो यार, तुम इससे समझ सकते हो कि हमारे देश में पहले के मुकाबले बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील इत्यादि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि भारत धीरे धीरे विकास करके एक समृद्धि और शक्तिशाली देश बनने की ओर बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। तो देखो यार, ये तो थी भारत की अर्थव्यवस्था, लेकिन पूरे विश्व भर में भी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब हम तीनों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर तुम इसे आसान भाषा में समझना चाहो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में पाया जाता है। तो अब हम समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था को। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
अगर तुम इसे आसान भाषा में समझो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो चीन, क्यूबा इत्यादि देशों में पाया जाता है। तो अब हम समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। इसमें उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्तियों के पास होता है और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगर तुम इसे आसान भाषा में समझो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर अधिकार सरकार का भी होता है और निजी व्यक्तियों का भी होता है। जैसे कि भारत में हॉस्पिटल सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। तो देखो यार, ये तो थी दुनिया की अर्थव्यवस्था के प्रकार, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है क्या उसका विकास कुछ दिनों या कुछ सालों में हुआ होगा? तो इसका जवाब है नहीं। जो अर्थव्यवस्था का विकास है उसका भी अपना एक इतिहास है और जो भारत की अर्थव्यवस्था का विकास है वो कई सालों में हुआ है और अभी भी भारत को पूरी तरह से विकास करने के लिए कई साल लग सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यार, मान लो भारत को एक रॉकेट चाहिए, दिवाली वाला नहीं, अंतरिक्ष में जाने वाला रॉकेट। तो क्या मोदी जी एक दिन में वो रॉकेट कहीं से ले आएंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि रॉकेट को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। भैया एक तरीका है रॉकेट जल्दी लाने का, अगर मोदी जी के पास जादू कहीं से आ जाए तो। कौन सी जादू की बात कर रहा है तू? ऋतिक रोशन वाला या काला जादू? भैया जादू तो जादू होता है ना। अबे चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दे ले। तो देखो यार, जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो दो तरीकों से हुआ है। पहला जो तरीका है वो है आर्थिक विकास और दूसरा जो तरीका है वो है मौद्रिक विकास। तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्थिक विकास को। तो देखो यार, अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग परिभाषा है, लेकिन प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर और जनसंख्या में वृद्धि की दर के बीच का संबंध है। तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि भारत में जितने भी लोग हैं उन सब की ज़रूरतें पूरी हो रही है, इसका मतलब विकास हो रहा है। अब देखो यार, ये है दुनिया, यहाँ पर कोई भी तुमको ज्ञान देते हुए नजर आ जाएगा। जब प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास का परिभाषा दे दिया है तो इसे पूरी दुनिया को मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो किसी और को भी ज्ञान देना है। इसी बीच दो और भाई साहब आए, प्रोफेसर मेयर और वाल्डविन। इन दोनों ने बताया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी देश के पास अभी कम पैसा है और बहुत सालों बाद अगर ज़्यादा पैसा हो गया तो उस देश का आर्थिक विकास हुआ है। तो देखो यार, यहाँ पर एक ही तरह के दिखने वाले दो शब्द हैं, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। तो अब हम समझ लेते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो श्रीमती उर्सुला हिक्स ने कहा था कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जो देश अमीर है उसके लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो देश अभी अमीर बन ही रहा है उसके लिए विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, बिहार बोर्ड क्लास 10th की ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए।